है नहीं, अभी हम खुद ही ढूंढ लाएंगे। लाओ अभी बंद कर दो दरवाजा। बच्चों, आज संडे की क्लास में बच्चों की संख्या कम है, तो हम आप सभी को केपलर्स लॉ पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा, है ना? पढ़ा है कि नहीं? केपलर्स लॉ, आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। देखिए केपलर्स लॉ, पहले तो स्टेटमेंट लिखे हम। यहां पे अगर 3 मार्क्स में आ गया तो केपलर्स लॉ का आपको स्टेटमेंट लिखना है। केपलर ने जो लॉ दिए हैं प्लेनेटरी मोशन के लॉ दिए हैं। आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता दें। अरे शुभम, ये बंद करने को कहा था, तुमने खोल दिया, बोर्ड चमक रहा उससे। ठीक है, हमने मैकेनिक्स की हिस्ट्री बताई थी, आप लोगों की बुक भी लिए होंगे तो उसमें पढ़ा होगा कि मैकेनिक्स में यांत्रिकी जो मैकेनिक्स है उसके डेवलपमेंट में न्यूटन के लॉ के पहले क्या था, क्या लोगों ने बताया। तो न्यूटन के लॉ के पहले, ठीक है, एक एरिस्टोटल साइंटिस्ट थे, उन्होंने तो एकदम कल्पना कर डाली, वो एक फिलॉसफर थे। उन्होंने पूरा इमेजिनेशन किया है कि पूरा यूनिवर्स है, जिसके सेंटर पे उन्होंने अर्थ को बताया। फिर आए आपके निकोलस कॉर्पनिकस, उसके बाद पहले एरिस्टोटल, ठीक है, उनकी फिजिक्स को कहते हैं एरिस्टोलियन फिजिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आए निकोलस कॉर्पनिकस, और जो एरिस्टोलियन फिजिक्स थी उसमें उन्होंने 2 प्रकार के स्फीयर माने थे, ठीक है, एक टेरेस्ट्रियल स्फीयर, एक सेलेस्टियल स्फीयर। जैसे एक्चुअल वे में कहे, टेरेस्ट्रियल स्फीयर नर्कलोक है और सेलेस्टियल स्फीयर स्वर्गलोक। तो उन्होंने ऐसे माना कि स्वर्गलोक में हर चीज एकदम डिवाइन टाइप की है, मतलब क्या जादुई है, और सेलेस्टियल स्फीयर में सब चीजें नष्ट हो सकती हैं, टेरेस्ट्रियल स्फीयर में सब नष्ट हो। और उन्होंने जो बेसिक बताया कि पूरे यूनिवर्स के सेंटर पर अर्थ है, ये माना था आपके एरिस्टोटल ने। वो फिजिक्स कहलाती है एरिस्टोलियन फिजिक्स। और वो एक फिजिक्स के मतलब कोई फिजिक्स के, जैसे अब न्यूटन है, उन्होंने कोई लॉ दिया तो वो एक फिजिक्स से रिलेटेड उनकी कल्पनाएं थी, वो पूरा काल्पनिक था। फिर आए निकोलस कॉर्पनिकस, जिसमें अर्थ को सेंटर पे लेते हैं, ठीक है, जिसमें अर्थ को सेंटर पे लेते हैं, तो उसे कहते हैं जियोसेंट्रिक। जहां पे जिस यूनिवर्स में अर्थ को सेंटर पे लिया गया वो है जियोसेंट्रिक। और निकोलस कॉर्पनिकस ने माना कि अर्थ सेंटर पे नहीं है, इस यूनिवर्स के सेंटर पे सन सेंटर पर है, और उसे उन्होंने कहा हेलोसेंट्रिक, ठीक है। फिर निकोलस कॉर्पनिकस के बाद आपके कौन आए, कौन सा, टाइको ब्रा। टाइको ब्रा ने माना कि डिफरेंट प्लैनेट्स हैं और वो सभी प्लैनेट सन के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद आप आए जॉनस केपलर, इनका नाम है जॉनस केपलर, और इन्होंने माना कि सन के चारों ओर प्लैनेट चक्कर तो लगा रहे हैं पर इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। तो आज जाके हिस्ट्री ऑफ मैकेनिक्स की आप ऑनलाइन एक बार क्लास पढ़ लेना जाके, तो तुमको और मज़ा आएगा कि ये चीज़ें, मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, हो सकता है इससे कुछ भी ना आए, जो पर सिलेबस में है तो आपको पढ़ना चाहिए। और आपके
आज नहीं पता चला आपको, छोटी छोटी कई बार जब आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो आपका जब से किसी एंट्रेंस एग्जाम देने गए तो वहाँ पे आपका काम आ जाएगा, है ना। तो कैपलर के अकॉर्डिंग सन के चारों ओर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कैसी ऑर्बिट में चक्कर लगाते, इलिप्टिकल, है ना। और टाइको ब्रा के अकॉर्डिंग इलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा। तो अब आ जाइए कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, प्लेनेटरी मोशन, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। कैपलर ने 3 लॉ दिए हैं ग्रहों की गति के लिए। ग्रहों की गति के लिए कैपलर ने 3 लॉ दिए हैं। कैपलर give the 3 laws of planetary motion. Kepler give the 3 laws of planetary motion. कैपलर ने दिए हैं 3 लॉ ग्रहों की गति के लिए। कैपलर गिव द 3 लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। कैपलर ने 3 लॉ दिए हैं ग्रहों की गति के लिए। कैपलर गिव द 3 लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ग्रहों की गति के लिए कैपलर के 3 लॉ हैं। पहला है कैपलर्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, या हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट से रिलेटेड ये लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये बेटा काफी बढ़िया रजिस्टर बनाओ, है ना। हाँ, और कॉलेज में पढ़ाया जाता है और तुम लोग तो खैर काफ़ी पढ़ के भी आए हो इंटरमीडिएट से, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो क्या होता कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे कॉलेज में ये पढ़ाया गया, सर ने ये पढ़ाया, हम कौन सा याद करें। एक पीपीएन की और गर्ल्स है, वो बहुत परेशान है। हाँ, वो कभी वो खोल लेती है जेसी उपाध्याय की बुक कि ये याद करें कि ये याद करें। तो सुनो, मैं ये नहीं कहता कि आप क्या पढ़ें, आप अपना भी इम्प्रूवमेंट कर सकते। जैसे अच्छे बच्चे हैं हम लोग, तो भाई ऐसा है ना कि नोट्स बनवा रहे हैं। अब जैसे अगर आपको हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चे के अकॉर्डिंग हो जाए, ठीक है, कि मतलब कमज़ोर बच्चे को भी हम वही पढ़ाते हैं और तेज को भी वही पढ़ा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई बार बच्चों को लगता है कि ये इसकी जगह हमें ये मेथड करना है, तो आप बताओगे तो हम दूसरा मेथड भी बता देंगे, है ना। पर पहले हम कोशिश करते हैं इजीएस्ट मेथड। आपको ये भी देखना है कि 3 घंटे में ही आपको परफॉर्म करना है। 3 घंटे में आपका मेन एम होना चाहिए पूरा पेपर करना। सब्जेक्टिव पेपर है, 4 क्वेश्चन लॉन्ग करने होंगे 12-12 नंबर के, ठीक है, 12-12 नंबर के 4 लॉन्ग। जैसे आईसीएसई बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, तो वहाँ पे क्या है कि मेन अगर आपने एक्सट्रीम लिख दी, मेन चीज़ लिख दी, तो टीचर उस पर पूरे नंबर देता है। यहाँ पे बहुत मेन पे तो है, पर उसकी लेंथ भी देखनी है आपको, उसकी लंबाई भी देखनी है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको देखें। अभी थोड़ी देर बेटा वेट करो, थोड़ी देर, चाहो तो पीछे बैठ जाओ या नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। हाँ हाँ, तो आपको हमको वो भी कराना है कि आप ये शुभम ये तार हटा दो, ये हटा के बाहर कर दो, ये बार बार बाहर कर दो उसको। तो आपको पूरा पेपर अच्छा बच्चा वो जो नंबर ले आए। भाई जैसे आप हो, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो,
है ना, कोचिंग भी पढ़ रहे हो, आपके नंबर नहीं आएंगे। अगर आपने लगातार मेहनत करी तो गार्जियन ये कहेगा कोचिंग भी पढ़ता रहा, बच्चा भी 6-7 घंटे पढ़ रहा है, नंबर क्यों नहीं आ रहा है। तो नंबर के लिए आपका पेपर पूरा करना चाहिए। जैसे आपके शॉर्ट क्वेश्चन अभी यही होने के चांस है कि आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी जरा हम एक बार बता दें। 9 शॉर्ट आएंगे, 9 में 4 या 5 शॉर्ट फर्स्ट पार्ट के, 4 या 5 सेकेंड पार्ट के। मोस्टली चांस है कि 4 शॉर्ट आपके पार्ट ए के आए और 5 शॉर्ट आपके पार्ट बी के आए। उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। इस पार्ट में न्यूमेरिकल वाला है, वो भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है। तो आपको न्यूमेरिकल भी हम लगवाते चल रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा में जो टॉपिक पढ़ाया हर एक का न्यूमेरिकल पूरा डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस लेवल पर। आपको फार्मूला याद है, आपने सही क्लिक कर दिया, या मान लो हमने कराया हुआ तो आप कर ले जाएंगे। तो ये 4 शॉर्ट और 4 ये 5 ये, उल्टा भी हो सकता है। अब तुम्हारे किसी बच्चे ने इसमें पूरे कर लिए, भले उसकी छोटा मोटा कम भी लिख पाया, पर 9 शॉर्ट कर लिए, 2-2 नंबर भी मान लो मिल गए तो 18 नंबर इसके हो गए। हम मान रहे हैं कि 3 नंबर नहीं मिले, किसी में 3 मिले, किसी में 2 मिले, किसी में 1 मिले, पर आपके ऑन एवरेज वे में 18 आ गए। फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आपने चारों करे, चारों लॉन्ग करे, किसी में 10 मिले, किसी में 8 मिले, ऑन एवरेज वे में 10 के अकॉर्डिंग मिल गए, तो आपके 40 नंबर आ गए। ठीक है, तो 40 और 18 58, तो आप 58 मार्क्स पे पहुंच गए, जो बहुत अच्छा है 75 में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें चारों लॉन्ग करने। ज़्यादा आप थ्योरी बढ़ा दोगे, ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा लिख दोगे तो क्या होगा, ये 4 शॉर्ट में आपको पता चला 3 कर पाए, तो 12 भी मिलेंगे तो 36 पहुंचोगे। इसमें 9 में आपको, क्योंकि पूरे नंबर बहुत कम चांस है, कुछ क्वेश्चन में पूरे मिलेंगे, किसी में काट। यहाँ पे हर क्वेश्चन की एक स्ट्रेंथ लेंथ होनी चाहिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग लिखाते हैं कि आपको कितना लिखना है। ठीक है, कॉलेज वाले टीचर, हम उनकी कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, पर बता दे रहे हैं, कॉलेज वाले टीचर कुछ जगहों तो नोट्स बनवा भी देते हैं, कुछ जगह पे तो सिर्फ लेक्चर देते हैं कि उन्होंने आए बस बता दिया कैपलर्स ला, ऐसे बस, नोट्स नहीं बनवाते। अब आपकी बुक में कितना बड़ा लिखा है, वो तो बच्चों को बुक में आप ये सोचें कि इतना बड़ा लिखा है, हम इतना छोटा लिख रहे हैं, वो मत सोचिए, क्योंकि बुक में ऐसा भी लिखा है कि आपका जो बच्चा है जिसे नहीं आता है और वो पढ़ के तैयार करना चाहता है, ठीक है, तो बुक में मटेरियल ज़्यादा रहता है, आपको उतना ज़्यादा नहीं लिखना। तो आप देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में कितना लिखना है वो हम बता रहे हैं। कैपलर्स फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए क्वेश्चन है। एवरी प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन in elliptical orbit every planet moving around the sun in elliptical orbit, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। एंड सन इज द फोकस ऑफ द ऑर्बिट, सन ऑर्बिट के फोकस पर है। एंड सन इज द फोकस ऑफ द ऑर्बिट, सन ऑर्बिट के फोकस पर है। तो ऐसी स्थिति में जब इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है तो टॉर्क क्या होता है, 0। टॉर्क क्या होता है, 0। मूवमेंट ऑफ फोर्स, बल आघूर्ण 0 होता है। मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क का मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स
आपका 0 होगा। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, कोणीय संवेग सदैव नियत रहेगा। एंगुलर मोमेंटम सदैव नियत रहेगा। हाँ बोलो, एक मिनट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए इक्वेशन ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या आती है? L अपॉन R, L अपॉन R 1 माइनस E cos थीटा। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए रिलेशन। L क्या है? सेमी लैटस रेक्टम, ठीक है, L ये है इलिप्टिकल ऑर्बिट। सन ये है, ठीक है। अब यहां पर ये प्लैनेट है, प्लैनेट, ठीक है। यहां पर ये ऐसे बना दें, एक्स वाई, ये है सेमी लैटस रेक्टम, ठीक है। ये सॉरी सेमी मेजर एक्सिस दीर्घ अक्ष और सेमी माइनर एक्सिस लघु अक्ष, ठीक है। तो ये ए बी है और ये जो डिस्टेंस है वो है आर, ये डिस्टेंस है आर। ये क्यू पोजीशन पे पहुंचेगा तो आर प्लस डी आर, ये डिस्टेंस डी आर है, ठीक है, डी आर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर ये डिस्टेंस क्या है? आर। एल है सेमी लैटस रेक्टम, एल की वैल्यू है एल बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, एल की वैल्यू है बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। बी है सेमी माइनर एक्सिस, ए है सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो ये सिर्फ याद करना है। आर देखिए डिस्टेंस है सन से प्लैनेट की, स्मॉल आर एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। तो आज हम ये वाला प्रूफ करा देंगे इसके साथ, ये तुम कर भी चुके हो, ये वाला कल प्रूफ करा देंगे, ठीक है। कि जैसे किसी बच्चे को लगता है कि हम ये प्रूफ करें तो वो ये नहीं टाइम है तो ये कर दीजिए। दूसरा केपलर सेकंड लॉ,
केपलर सेकेंड लॉ। टाइम कम बचा है तो ये वाला कर दीजिए, टाइम ज्यादा हो तो ये वाला कर दीजिए। ये आपके केपलर सेकेंड लॉ। एवरी प्लैनेट स्वीप्स आउट, स्वीप्स मतलब घेरना, एवरी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। एवरी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। और एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। और एरियल, हाँ भेज रहे हैं, एरियल वेलोसिटी। जरा पानी गर्म ले आना पीने के लिए, ये दे आओ, मम्मी इसके साथ गर्म पानी दे दे, ये कप भी लिए जाओ बस। हाँ ये भी दे याद है, भेज रहे हैं। एवरी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। और एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी सदैव नियत रहती है। dA/dt क्या रहेगा? J/2m कांस्टेंट, कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। एवरी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। एवरी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, या एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तीसरा केपलर्स थर्ड लॉ, इसे हम लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ एरिया, एरिया का लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी कर दे रहे, एरियल वेलोसिटी का लॉ है। तीसरा देखिए केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, इसे हम हार्मोनिक लॉ भी बोलते हैं। हार्मोनिक लॉ, हार्मोनिक लॉ भी बोलते हैं, हार्मोनिक लॉ भी बोलते हैं। स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। बस बस अभी 5 मिनट आप बैठ जाओ, सुनो पीछे बैठ जाओ, बैठ जाओ पीछे, कहाँ खड़े रहो, उसको खुशी बुला लो, पीछे बैठ जाओ बस 10 मिनट, क्योंकि आज लेट हो गया। स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन is directly proportional to cube of the semi major axis. Square of the period of revolution is directly proportional to cube of the semi major axis. T square is directly proportional to a cube.
ये है 3 मार्क्स में इतना लिखना है। अब जैसे बच्चे हैं वो 3 लाइन लिख दी बस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर इस तरह प्रॉपर वे में लिखोगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे। जैसे तुमने सिर्फ केपलर फर्स्ट लॉ पहला पॉइंट लिख दिया, एवरी प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, बस। या मान लो ये भी लिख दिया, सन इज द फोकस ऑफ द ऑर्बिट। दूसरे लॉ में आपने लिख दिया कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तीसरे में लिख दिया टी स्क्वायर। तो इसको अगर जब तक तुम ये प्रॉपर वे में नहीं समझाओगे तो 1 पेज की लेंथ पहुंचेगी नहीं, तो आपको 3 नंबर नहीं मिलेगा। इतना लिखोगे तो 3 नंबर पूरा मिलना चाहिए, ठीक है। मैं 1 पेज में हो गया ये प्रॉपर, ठीक है। तो प्रॉपर अब फार्मूले सहित आप बता देंगे तो आपको 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये शॉर्ट के लिए हुआ है। देख लो जरा एक बार, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों की गति के लिए केपलर के नियम, ग्रहों की गति के लिए केपलर के नियम। केपलर ने 3 लॉ दिए हैं। पहला है केपलर फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का लॉ है, ठीक है, कक्षा के लिए लॉ है। केपलर सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी का लॉ है। केपलर थर्ड लॉ हार्मोनिक लॉ है, ठीक है, ये हार्मोनिक लॉ है, इस लॉ को हार्मोनिक लॉ बोलते हैं। एवरी प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन, प्रत्येक ग्रह सन के चारों तरफ मूव करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। एवरी प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, प्रत्येक प्लैनेट, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में मूव करता है। जबकि टाइको ब्रा ने बताया था सर्कुलर ऑर्बिट में, उसको ही इन्होंने फेल किया है। एंड सन इज द फोकस ऑफ द ऑर्बिट, और सन जो है ऑर्बिट के फोकस पर है। एंड सन इज द फोकस ऑफ द ऑर्बिट, फोकस का मतलब है कि वहीं से रेस फैल रही है, या उन्हें पीछे मिलाओगे तो वहीं पर मिलेंगी। टॉर्क टाउ की वैल्यू क्या होती है? 0। टाउ 0 है, मोमेंट ऑफ फोर्स 0 है, एंगुलर मोमेंटम 0 है। और ऑर्बिट के लिए इलिप्टिकल ऑर्बिट की इक्वेशन बनेगी L/R 1 माइनस ई कॉस थीटा। L/R, L है सेमी लेटस रेक्टम, L की वैल्यू होती है B²/A, B सेमी मेजर एक्सिस, ए सेमी माइनर एक्सिस, ये सेमी मेजर एक्सिस, R एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, E सेंट्रिसिटी है, उपकेंद्रता है, इसेंट्रिसिटी, थीटा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है R वाला, ठीक है, ये वाला थीटा एंगल है R से इसके बीच का, ठीक है। फिर एवरी प्लैनेट स्वीप्स आउट, प्रत्येक ग्रह स्वीप करता है, कवर करता है इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, बराबर बराबर एरिया बराबर बराबर समय में, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, ठीक है। या एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी प्लैनेट की सदैव नियत रहती। dA/dt J/2m क्या रहेगा? कांस्टेंट। dA/dt J/2m क्या रहेगा? कांस्टेंट। केपलर्स थर्ड लॉ, हार्मोनिक लॉ, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल AQ, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल AQ। अब देखिए पहला जरा सा प्रूफ, तो आज हम इजीएस्ट वाला प्रूफ बता दे रहे हैं केपलर फर्स्ट लॉ के लिए। प्रूफ फर्स्ट,
Kepler's first law. ये देखिए, ये सन मास कैपिटल है, स्मॉल एम मास का प्लैनेट, आर डिस्टेंस पर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर -G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर में लाना था, आपने F वेक्टर लगाया, -G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप लिख दिया। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है फोर्स का, तो ये सेंट्रल फोर्स है ना, तो F बराबर -G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर, ये स्मॉल FR, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बल का परिमाण ले लिया है। ये वैल्यू रख दिया। बस ये प्रूफ कर दें, बस तुम लोग को पढ़ा रहे हैं बस, है ना, आज लेट हो गया है। तो F वेक्टर बराबर FR इंटू R कैप, FR इंटू R कैप। मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ बराबर R क्रॉस F, R क्रॉस F बला गुण R क्रॉस F, मोमेंट ऑफ फोर्स R क्रॉस करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स का मोमेंट, बला गुण मोमेंट किसका? फोर्स का। अब F की वैल्यू रख दीजिए। रजत, हमारे कमरे में चले जाओ, वो जो डायरी नहीं जिस पे कवर चढ़ा पीली येलो कलर की, वो ले आओ। कॉपी किताबें रखी उसी में ऊपर है। FR R के, FR बाहर लो, वेक्टर R इंटू R कैप की वैल्यू वेक्टर R अपॉन R। ठीक है, वेक्टर R अपॉन R यूनिट वेक्टर है ना ये, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? R वेक्टर अपॉन R। अब ये बाहर लाइए, F इज द फंक्शन ऑफ R अपॉन R, R क्रॉस R। सेम वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, एंगल 0 हो जाता है। मालूम है ये अमन? जब सेम वेक्टर है तो R क्रॉस R का मतलब R साइन 0, वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो टॉर्क क्या आ गया? 0। अब आपने पढ़ चुके हो, मोमेंट फोर्स किसके बराबर है? dj अपॉन dt। एंगुलर मोमेंटम का रेट dj अपॉन dt किसके बराबर है? टाउ के बराबर। dj अपॉन dt किसके बराबर? टाउ के।
dj अपॉन dt टाउ के बराबर। अब यहां पर dj अपॉन dt आपका टाउ के बराबर। इनमें से कौन सी वाला? हाँ यही वाली, ठीक। dj अपॉन dt टाउ के बराबर। लो जरा पेन लाओ लिखने। अंशिका ना, अंशिका तिवारी। सपना अपनी फीस सबमिट करना, ठीक है। और तुम्हारा मैं लग रहा नाम ही नहीं लिखा, अमन सिंह, अमन ना, अमन चौहान ना, आदित्य सिंह चौहान नाम लिखा है इसमें? नहीं लिखा है। नाम लिख दो आदित्य सिंह चौहान, मोबाइल नंबर लिख दो, यहाँ लिख दो, ठीक है। फॉर्म ले लेना, फीस सबमिट कर। यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर लिख दो। ग्रुप में जुड़े हो? जी। ठीक। ये लो। अब देखिए टाउ की वैल्यू क्या कर दिया, 0। तो dj अपॉन dt टाउ हो गया 0। तो क्या हो गया, dj 0, j बराबर कांस्टेंट। ये आपका रिलेशन हो गया केपलर फर्स्ट लॉ। ये बहुत सरल, ठीक है। केपलर फर्स्ट। शुभम वहीं से हाथ मार दो जरा, दरवाजे धीमे से चिपक जाए बस, बस ब्रो। ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया केपलर फर्स्ट लॉ की। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर केपलर्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ। अब देखिए केपलर सेकेंड लॉ के लिए। केपलर्स सेकेंड लॉ। केपलर सेकेंड लॉ। बेटा जब कुंडी लगा दो जरा सा। देखिए बोर्ड चमकेगा, दिक्कत होगी ना बच्चों को। ये है सन, ये है प्लैनेट, उसका पोजीशन वेक्टर r, dr डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया dt टाइम में। dr डिस्प्लेसमेंट हो गया dt टाइम में। प्लैनेट का मास स्मॉल m,
सन का मास कैपिटल M, ठीक है। ये हमने प्लैनेट का डिस्प्लेसमेंट dr लिया है dt टाइम में। लेट dr is the displacement of planet in dt time. Area covered by the planet. Area covered by the planet डेल्टा ए बराबर। अब हमें ट्रायंगल का एरिया चाहिए है 1/2 r क्रॉस dr। एरिया है dA और एक साइड है r, दूसरी साइड है dr, r क्रॉस dr। उसी के आगे ले रहे हैं इक्वेशन 6। dt से डिवाइड कर दे डेल्टा t से, r क्रॉस dr, तो एरिया भी हम dr से दिखाएं, ds। अब d लिया तो d के ही फॉर्म में करो, फिर डेल्टा और d अलग अलग दिक्कत होती है। तो हमने d डिफरेंशिएशन वाला d लीजिए। अब dt से डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग बाई dt, तो dA अपॉन dt 1/2 r क्रॉस dr अपॉन dt। चाचा ने सबको कल फोन भी किया था तुम लोगों को, फिर भी बच्चे नहीं आते। कल छठ पूजा मना रहे हो। वन बाई टू r क्रॉस dr अपॉन dt। dr अपॉन dt को क्या ले लेंगे v, तो dA अपॉन dt। हाँ बोलो। हम करा देंगे, करा देंगे, करा देंगे, करा देंगे। हाँ अरे वो चेक इन करा देंगे। अरे अभी हमने 3 बच्चों के एडमिशन अभी चेक इन के बिना कर दिए। ये तो करा दो, कल आके एडमिशन करा दो। हम वो एक साथ 2-3 दिन में करा देंगे सबकी चेक इन। हाँ हाँ बस उसकी फीस जमा करा दे। हाँ हाँ हमने 3-4 अरे नहीं बिल्कुल नहीं, चेक इन तो कभी भी करा देंगे। हम रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे। अगर किसी बच्चे का ऐसा हो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, एडमिशन लेना चाहता तो करा दो, हम वो भी करवा देंगे। तो ये देखिए dA बराबर 1/2, ये ट्रायंगल की तरह मान लो। तो एक साइड है r, दूसरी साइड है dr, तो r क्रॉस dr, इससे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। दो साइड के बीच में भाई प्रोडक्ट होना है, ट्रायंगल का यही होता है 1/2, एक दो साइड। अब एरिया ले रहे हो तो क्रॉस ले लो, ठीक है। तो dA बराबर 1/2 r क्रॉस dr, dt से डिवाइड कर दिया dA अपॉन dt,
1/2 आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी किसके बराबर? वी के। तो डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 आर क्रॉस वी। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या पढ़े हो? एंगुलर मोमेंटम J बराबर R क्रॉस V। वो वाला टॉपिक तैयार करो बस, कंसंट्रेशन वाला, डेंसिटी वाला, बस हम शुरू कर रहे हैं। R क्रॉस P, सॉरी R क्रॉस P। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? R क्रॉस मोमेंट किसका? लीनियर मोमेंटम। एक बार देख लो, मोमेंट लीनियर मोमेंटम ये होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या है? R क्रॉस P, ठीक है। P की वैल्यू रख दीजिए mv। ये तो आपने वैसे भी पढ़ा है, रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। तो R क्रॉस P मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द एंगुलर मोमेंट। तो J बराबर R क्रॉस P की वैल्यू है mv, m बाहर R क्रॉस V। तुम लोगों का मिड टर्म एग्जाम अब नवंबर में होना है, सिलेबस पूछ के बता देना हमको, तो हम तुम्हारे एक्स्ट्रा क्लास लेके तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम की तैयारी करा दें, ठीक है। सब जगह होना है, इतना बता देना। R क्रॉस V बराबर J अपॉन M। इसको यूज कर लीजिए, यूजिंग इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 7। इन इक्वेशन 7 8 को यूज करिए 7 में, रखिए 7 में। तो dA अपॉन dt, कल वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ाएंगे, थोड़ा उसको लेसन एक कंप्लीट कर दें, पहला लेसन कंप्लीट कर दें, तो कल वेक्टर अलजेब्रा में क्लास रहेगी। R क्रॉस V की वैल्यू J अपॉन M। SD कॉलेज वाले अपने कॉलेज का सिलेबस पता कर लें कितना आएगा, ठीक है। कल जाओगे तो बुधवार तक हमें पता करके बताओ, पूछ लो जो भी सर हैं जो क्लास ले रहे हैं कि सर हमारा मिड टर्म एग्ज़ाम नवंबर में सबका होना है, तो मिड टर्म एग्ज़ाम में सर कितना सिलेबस आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर तुम्हें उसके ही अकॉर्डिंग मिलेंगे, जैसे नंबर आएंगे। तो dA अपॉन dt बराबर J अपॉन 2m। ये आपका केपलर सेकेंड लॉ हो गया प्रूव। दिस इज द केपलर सेकेंड लॉ, ठीक है। ये रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया केपलर सेकेंड लॉ। दिस इज द required relation for Kepler's second law। ये जल्दी से नोट करो, ये रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया केपलर सेकेंड लॉ के। बस एक 5 मिनट का और दीजिए समय। कितने बजे है तुम लोग मैथ? कितना टाइम कितना हुआ? बस हमारा देख लो एक बार यहां से। dr डिस्प्लेसमेंट है dt टाइम में, dr डिस्प्लेसमेंट है dt टाइम में, तो एरिया को जब वेक्टर लोगे तो r क्रॉस dr करोगे। क्या करोगे? r क्रॉस dr, क्रॉस प्रोडक्ट करने पर ही वेक्टर आएगा, तो r क्रॉस dr। और ट्रायंगल है तो 1/2 ये बतना, ठीक है।
हमने dt से डिवाइड किया, dA अपॉन dt 1/2 r क्रॉस dr अपॉन, अब dt या तो इसमें करें या इसमें करें, इसमें डिवाइड कर लो। dr अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी। dr अपॉन dt वेलोसिटी के बराबर, ठीक है, सपना समझ रही ना? dr अपॉन dt v के बराबर रख दिया। अब इसकी वैल्यू रखी जाए, एंगुलर मोमेंटम J बराबर r क्रॉस p, r क्रॉस ऑफ p, p की वैल्यू क्या है? mv, m बाहर निकाला, डिवाइड कर दिया, तो r क्रॉस v बराबर J अपॉन m, रख दिया r क्रॉस v की जगह J। J है एंगुलर मोमेंटम, तो याद करो कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? रेखीय संवेग के आघूर्ण के। तो आघूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं मूवमेंट, किसका है? लीनियर मोमेंटम का, दैट इज एंगुलर मोमेंट। तो ये J अपॉन m के बराबर आ गया, रख दिया। अब J भी कांस्टेंट अभी प्रूव करके आए आप फर्स्ट में, और m तो है ही कांस्टेंट, प्लेनेट का मास, तो ये क्या आ गया? कांस्टेंट। अब देखिए हार्मोनिक लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ का प्रूफ ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ का प्रूफ ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ। ये देखिए ये सन है, ये प्लैनेट है, मास स्मॉल है, एवरेज डिस्टेंस r, सेमी मेजर एक्सिस a, सेमी माइनर एक्सिस b। तो आप पीरियड क्या निकालोगे कि ये एरिया जो इलिप्स का है, तो देखो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ऑसिलेशन में टाइम, एक पूरा ऑर्बिट के रोटेशन को हम क्या कहेंगे? रिवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन t, एरिया ऑफ इलिप्स बाय पूरा एरिया ले लो, अपॉन एरियल वेलोसिटी, एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन एरियल वेलोसिटी, एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन एरियल वेलोसिटी। इलिप्स का एरिया क्या है? पाई ए बी, ए है सेमी मेजर एक्सिस, बी है सेमी माइनर, ये दीर्घ अक्ष, ये लघु अक्ष, तो पाई ए बी अपॉन एरियल वेलोसिटी है डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी। ये 10 नंबर इक्वेशन, हम उसी के क्रम में चले। आज तुम लोगों को पूरा हमने केपलर्स लॉ प्रूफ करा दिया। जो बच्चे घर पर बैठे हुए हैं वो ऑनलाइन क्लास ये ज्वाइन कर लेंगे आज तुरंत, और लिख डालेंगे बोर्ड से ही। अब डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है? J अपॉन 2m। डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू वेयर डी ए अपॉन डी टी का मान J अपॉन 2m, वो ये रख दीजिए, पाई ए बी J अपॉन 2m, तो 2 पाई ए बी एम अपॉन J, ए बी एम अपॉन J, ठीक है। अब यहां पर अभी आपने सेमी लैटस रेक्टम वाला फार्मूला यूज किया, सेमी लैटस रेक्टम क्या पढ़े हो? L बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, ये पढ़े हो? तो वो बी स्क्वायर की जगह हम एल ए रखेंगे, तो हमें स्क्वायर लाना पड़ेगा, स्क्वायर कर दीजिए, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर, ठीक है। अब आप टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर
अपॉन जे स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर जे स्क्वायर। ए स्क्वायर बी की वैल्यू एल ए, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दीजिए एल ए। ठीक है, तो ये हो गया टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एल अपॉन जे स्क्वायर, और ये क्या हो गया ए क्यूब। ये पूरा क्या है कांस्टेंट, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्यूब। इसे कहते हैं अर्धनाभिलंब, अर्धनाभिलंब एल बी स्क्वायर अपॉन ए, वो याद रखना जरूरी है। ये आपका केपलर्स थर्ड लॉ है। दिस इज द required relation for harmonic law। ये this is the required relation for harmonic law। ये आपका केपलर्स, इस यूनिट का लॉन्ग का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों यूनिट से एक एक लॉन्ग आएगा, जिसमें से 2 करने होंगे, हर यूनिट से एक लॉन्ग। अब हमें तो सब पढ़ाना पड़ेगा, तो केपलर्स लॉ ये आपका पूरा हो गया। ठीक है, अभी एक मेथड और है जिसमें हम एक्स्ट्रा में ये वाला प्रूफ भी कराएंगे, एल अपॉन आर 1 माइनस ई कॉस थीटा, ये भी करा देंगे। ठीक है, जिसके पास समय होगा वो ये प्रूफ करेगा, वो अब अगले संडे बताएंगे एक्स्ट्रा में। ठीक है, बस शुभम आया नहीं आया करे तो जाके ऑनलाइन में 2-3 बार पढ़ लिया, ठीक है, तो आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए तो ऑनलाइन का है कि मान लो नोट करने में तुम नहीं